हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एमपी साइंस में एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में होने वाले हैं उसके साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन व्याख्या सहित क्यों और कैसे। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन में है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा इसमें से स्टूडेंट्स, कौन सही है, चुनिए आप इसको। फोकस दूरी ऋणात्मक किसकी होती है, तो कौन होगा, अवतल दर्पण। कौन होगा, अवतल। अब क्यों, देखिए ये कौन सा दर्पण है, ऐसे यदि हम कर दिए और यहां से हमने इसको ऐसे कर दिया, ये कलई हो गया। कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। पहचान में भी आता है। तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ, ये परावर्तक सतह हुआ धंसा हुआ है, तो ये अवतल दर्पण हुआ। अब अवतल दर्पण जो है, यहां से हम ऐसे खींच देते हैं रेखा। यहां पे ये क्या है, पी है। पी किसको कहते हैं, जो दर्पण का बीच बिंदु होता है उसको पी कहते हैं। और फोकस किससे कहते हैं, समानांतर आती है और जहां से लौटने के बाद में जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसको हम क्या कहते हैं, उसका फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र, जिस गोले का भाग होता है दर्पण उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोग क्या देखते हैं कि P से जो ये LHS साइड में है और ये RHS साइड है, ठीक है। तो LHS साइड की सभी दूरियां जिधर से प्रकाश किरण आपतित होती है, इधर से प्रकाश किरण इस पे आएगी ना, परावर्तक सतह तो इसका ये है, इसलिए इधर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो P से A तक फोकस दूरी है, ऋणात्मक होगा। P से C बनाने रेखा जो है, इस पर कहीं वस्तु रखेंगे तो वो भी ऋणात्मक होगा। प्रतिबिंब बनेगा कहीं पर भी, इसके मतलब कि ठीक सामने बने, कहीं पर भी A पर बने, C पर बने, यहां पर बने IB, कहीं पर प्रतिबिंब बने तो ये भी ऋणात्मक होगा। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण जो है इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। क्यों, क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह है इसके ठीक सामने में फोकस होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसमें कौन ऑप्शन सही है, बी सही है। अब है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो देखिए जो ये फोकस दूरी है ना, P से F तक की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, इसे F से सूचित करते हैं। और P से C तक क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R से सूचित करते हैं। तो F बराबर होता है R/2। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, F बराबर R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए कौन इसमें सही है, ऑप्शन जो है बी सही है, F बराबर R/2। अब है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। 25 मीटर, 25 cm, 25 मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन होता है स्टूडेंट्स, हम लोग जो है नेत्र से कितने दूर तक देख सकते हैं, तो होता है अनंत तक। और कम से कम कितना दूरी हम लोग देख सकते हैं, वो भी साफ साफ देख सकते हैं, तो वो होता है 25 cm। इसको हम लोग को इस बात को ख्याल रखना है। 25 cm जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। और दृष्टिपरास क्या होता है, अधिकतम बिंदु मतलब कि दूरतम जो बिंदु है उसमें से 25 cm हटा देंगे तो उसे हम दृष्टिपरास बोलते हैं। अब एक श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, बैगनी, नीला, लाल, पीला। तो देखिए ये जो स्टूडेंट्स जो है ये प्रिज्म हो गया, ठीक है। जब प्रिज्म से हम लोग श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये 7 रंग में बढ़ जाता है। इधर सफेद पर्दा टांग देंगे, सफेद पर्दा पर जो है 7 रंग की पट्टी मिलती है, वो होता है विबजियोर, विबजियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये 7 रंग में बंटने के लिए वो क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्पेक्ट्रम क्या है। तो श्वेत प्रकाश जब हम प्रिज्म से गुजारेंगे तो 7 रंगों की रंगीन पट्टी मिलती है। इसी रंगीन पट्टी जो मिल रही है इसको हम वर्णपट्ट कहते हैं, स्पेक्ट्रम, और इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो प्रश्न क्या पूछा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो देखिए ये जो है कम, सबसे नीचे में कौन है, ज्यादा कौन झुका हुआ है, वायलेट। बैगनी सबसे अधिक झुका हुआ है, कम कौन झुका हुआ है, लाल। तो इसमें कौन सा होगा, लाल। क्यों, लाल रंग का तरंग जो होता है सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा। और सबसे कम तरंग दर किसका होता है, बैगनी का होता है, ठीक है ना। तो तरंग दर पूछा है ज्यादा किसका, तब होगा रेड होगा। और कौन सबसे अधिक झुकता है तो बैगनी होगा। कम पूछा है यहाँ पर, तो कम जो है रेड होगा, लाल होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना।
अब पूछा हुआ है कि 5 में कि मानव आंख की रेटिना पर बनाई गई छवि होती है, मतलब कैसा प्रतिबिंब बनता है ये बताना है आपको। तो जो स्टूडेंट्स नेत्र होता है, मानव नेत्र, उसमें प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। यहाँ पर लेंस होता है। तो जब प्रकाश किरण वस्तु से आ रही होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद जाकर के रेटिना पर काटती है, और वहां पर जाकर काटेगी तो यहाँ पर छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर इमेज बनता है, ठीक है ना। तो उल्टा यानी कि वास्तविक होता है। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन जो है आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, तो कौन सा सही होगा? वास्तविक और उल्टा होता है। तो और वास्तविक प्रतिबिंब ऐसे भी कैसे होता है? उल्टा ही होता है, और जिसको हम पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये जो है रेटिना है, रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। अब है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश का परावर्तन है, आप समझते हैं कि प्रकाश किरण जो है जब किसी दर्पण से या सतह से टकरा कर लौट जाती है तो उसको हम लोग परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन के कारण जो है पानी में प्रविष्ट छड़, कोई किसी चीज में पात्र में जल रख दिए हैं और छड़ को डालेंगे तो टेढ़ा प्रतीत होता है। तो क्यों टेढ़ा प्रतीत होता है? जहां से पानी का लेयर है वहां से टेढ़ा प्रतीत होगा। क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब करा प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकीर्णन में क्या होता है कि जब किसी बिंदु पर या कण पर जब प्रकाश किरण पड़ेगी तो पड़ने के बाद में इसको चारों ओर बिखेर देगा। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है कि किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। कौन सा दर्पण है उससे हम वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण तो जो आप लोग डेली जो है देखते हैं, यूज करते हैं चेहरा देखने में। तो समतल दर्पण में तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा ही वस्तु के बराबर बनता है और वह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, ठीक ना। अवतल दर्पण में स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब बनता है, बड़ा ही बनता है, छोटा ही बनता है, ठीक ना। तो कहा कि बड़ा किसमें बनता है? उत्तल में तो हमेशा छोटा बनता है, और इसका उपयोग कहाँ होता है? साइड मिरर के रूप में अथवा पश्च दृश्य दर्पण के रूप में होता है। तो अवतल दर्पण का जो है इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, अथवा सौर भट्ठी में होता है प्रकाश को ये करने के लिए, एकत्रित करने के लिए। तो इसमें अवतल दर्पण होगा, बड़ा प्रतिबिंब से बनता है। अब है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन? उत्तल लेंस, समतुतल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो निकट है तो निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं। रेटिना के प्रति आगे बन जाता है, गोलक लंबा हो जाता है ना। तो गोलक लंबा हो गया और यहां पर जो है प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन गए यहाँ पर। तो इसको फैला कर नहीं यहाँ करना है, तो फैला करके अपसारी किसको कहते हैं? अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस जो है इसका उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। ऐसे कोड के लिए आप याद रख सकते हैं 2 के 3, 3 के 4। ये क्या चीज है? दूर में 1 2 वर्ण है, तो 2 के 3 मतलब कि उतल। 2 + 3 होता है ना। तो दूर का किसे उपचार करेंगे? उत्तल से। और निकट में 3 हुए, 1 2 3, तो 4 होगा अवतल। 1 2 3 4 वर्ण। ये कोड के लिए है, लेकिन हम लोग निकट का उपचार कैसे करते हैं? अवतल लेंस से बने चश्मे से करते हैं। अब है अगला प्रश्न कि कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर, वोल्टमीटर। तो इसमें स्टूडेंट्स मोटर क्या करता है? वैसा विद्युत उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। वोल्टमीटर विभवांतर मापता है। तो विद्युत धारा कौन मापेगा? गैल्वेनोमीटर। इसलिए ऑप्शन इसमें ए जो है सही है। ये दर्शाता है। गैल्वेनोमीटर ही लगा करके हम लोग एक कॉइल में जब वहां पे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण करते हैं, एक चुम्बक लेते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो इसमें धारा की सूचना मिलती है गैल्वेनोमीटर से। तो इसमें जो है उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाया कौन? गैल्वेनोमीटर जो है सही है। अब 10वें प्रश्न है कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ओस्टेड ने। तो ओस्टेड ने क्या किया था कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किया था। इन्होंने बतलाया था कि विद्युत धारा जो है वह चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है और दाएं हाथ का अंगूठा नियम भी है। ये अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, 3 अंगुली को परस्पर लंबवत बनाना है। दाहिने हाथ ये लिए हुए हैं, दाहिने हाथ का। तो ऐसी स्थिति में बल क्षेत्र धारा, यानी ये धारा को बताया गया यदि तो चुंबकीय क्षेत्र को, तो अंगूठा किसको दिखाएगा?
अंगूठा जो है चुंबकीय बल को दर्शाता है। तो ये नियम किसने दिया था? ये दिया था फ्लेमिंग ने। इसलिए इसमें फ्लेमिंग ऑप्शन बी जो है सही है। और कहेगा कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, इसको किसने मतलब कि बतलाया सबसे पहले? तो ऑस्टिन ने बतलाया। आइंस्टीन ने क्या बतलाया? आइंस्टीन ने बताया था सूत्र, एनर्जी जो होता है E बराबर mc² होता है। और मैक्सवेल का जो है ये है, चालकतार को हमने अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो शेष अंगुलियां वृत्ताकार होकर के चुंबकीय क्षेत्र रेखा को दर्शाएगी। ये मैक्सवेल का है। अगला प्रश्न है 11 में कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम। तो कूलम किसका होता है स्टूडेंट्स? बोलिए। आवेश का कूलम होता है मात्रक। एम्पियर किसका है? धारा का। ओम किसका है? प्रतिरोध का। आर ये ओम है, ठीक ना। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है। अब बच्चा विभवांतर, तो क्या होगा? वोल्ट होगा। तो वोल्ट जो है वो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन ए सही है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोग व्याख्या सहित स्टडी करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको और भी बहुत सारा क्वेश्चन देंगे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन जो है जरूर मतलब दबा दीजिए उसको, ताकि आपको सूचना मिलती रहे, न्यू नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले और बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो हम लोग अच्छा से कर सकें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट थोड़ा सा हट के क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 सभी। तो क्या होगा? सभी। ये कहाँ होता है? हो पौधों में होता है। क्यों? पेड़ पौधों की पत्तियां जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 और जमीन से जल और खनिज लेकर के क्लोरोफिल में अपना भोजन बनाती है, ठीक ना। तो अंगक हो गया क्लोरोफिल या हरित लवक। अब एक कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसमें होगा कौन? स्वपोषी मृतजीवी समभोजी में से कौन होगा? मृतजीवी होगा स्टूडेंट्स। सड़े मरे हुए पदार्थों से घुलितकालीन पदार्थ के रूप में अपना भोजन ग्रहण करता है। स्वपोषी पौधे होते हैं। अब है कि भोजन का पचना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो उपचयन है। अब संयोजन में क्या होता है? जुड़ता है वहां पर के C+O2 CO2 होता है। अपचयन में रिडक्शन होता है और विस्थापन अभिक्रिया में कोई एक विस्थापित होता है जो कि कम सक्रिय हो। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? हरा, नीला, लाल, सफेद। तो कैसा होता है? हरा होता है। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl, H2SO4, HCOOH में से कोई नहीं। तो कौन पाया जाता है अमाशय में? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक ना। अच्छा, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? हो अग्नाशय, पैरोटिड, यकृत, अमाशय ग्रंथि। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत ग्रंथि है। कितना भार होता है? 1.5 kg का होता है। अमीबा का भोजन क्या है? डायटम, बैक्टीरिया, शैवाल के छोटे टुकड़े, सभी। तो सभी। अमीबा कैसे खाता है? तो अमीबा जो है कुटपाद की सहायता से, सीडोपोडिया की सहायता से भोजन असदानी में जो है वो उसको पचाने का काम करता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आज का इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब